जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सेल ऑर्गेनल के ऊपर, कोशिका अंगक के ऊपर। ठीक है, कोशिका अंगक क्या है, पहले वाले वीडियो में इसके बता दिए हैं, जाकर आप उसको देख सकते हैं। पहले से कोशिका के ऊपर 2 वीडियो बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ये जो कोशिका के ऊपर है हमारा पार्ट 3 है, तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उनको देखिए, फिर आकर आप इसको देखिएगा ताकि वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज के जो हमारा टॉपिक होगा सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका अंगक या कोशिकांग। कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनल्स। देखेंगे सेल ऑर्गेनल क्या है, तो हम लोग चर्चा किए थे पहले वाले वीडियो में कि सेल ऑर्गेनल किसे कहते हैं। तो जो हमारा कोशिका होता है या कोशिका द्रव्य होता है, तो कोशिका द्रव्य के संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। जैसे देखिएगा, ये हमारे एक प्रकार का कोशिका है। इस कोशिका के अंदर जितना भी हमारा तरल पदार्थ उपस्थित रहता है, इसके अंदर जितना भी हमारा तरल पदार्थ उपस्थित रहता है, और इसी तरल पदार्थ की संरचना को हम लोग बोलते हैं कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा कोशिका द्रव्य है, इसके संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका अंगक। हम लोग ये भी चर्चा किए थे कितने प्रकार के होता है, तो हम लोग देखे थे कि जो सेल ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग बांटे थे 2 वर्गों में। इसे हम लोग 2 वर्गों में बांटे थे। पहला जो पार्ट था हमारा ऑर्गेनॉइड था, ऑर्गेनॉइड। और दूसरा वाला जो था मेटाप्लास्ट था, मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड हमेशा जीवित होता है, ये क्या होता है, मृत होता है। ऑर्गेनॉइड क्या होता है, जीवित, और मेटाप्लास्ट मृत होता है। ऑर्गेनॉइड में हम लोग 7 अंगों के चर्चा किए थे, जिसमें पहला था हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो था हमारा राइबोसोम था, राइबोसोम। तीसरा जो था लाइसोसोम था। चौथा माइटोकॉन्ड्रिया था। पांचवा प्लास्टिड था। उसके बाद और था इसमें, जैसे कि प्लास्टिड के बाद गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी कितना हो गया, 2 2 4 5 6। उसके बाद एक और आ गया हमारा सेंट्रोसोम, जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। इन्हें हम लोग 7 वर्गों में बांटे थे, किसे, तो ऑर्गेनॉइड को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। मेटाप्लास्ट को हम लोग 2 वर्गों में बांटे थे, जिसमें पहला था रसधानी, वॉक्यूल्स जिसे बोलते हैं, और दूसरा था बायोमोलिकुल्स, जैव अणु, बायोमोलिकुल्स के नाम से जानते हैं ना, जैव अणु। तो हम लोग इस प्रकार से सेल ऑर्गेनल को बांटे थे 2 वर्गों में, जिसमें ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड के अंतर्गत जितने भी हमारा सेल ऑर्गेनल आता है, सबका सब जीवित होता है। मेटाप्लास्ट के अंतर्गत जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल आते हैं, सबके सब मृत होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, फिर चर्चा करेंगे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। फिर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे रसधानी। आज के वीडियो में हम लोग 2 या 3 के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो आप लोग नहीं देख पाते उस चीज को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 2-3 ही टॉपिक उठा कर चलेंगे और पार्ट वाइज हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे मिटा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। एक नंबर हेडिंग बनाएंगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला जो सेल ऑर्गेनल होगा उसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी नाम है इसका
अंतःद्रव्यीय जालिका, इसको सेल को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम वगैरह करके देखेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतःद्रव्यीय जालिका, अंतःद्रव्यीय जालिका, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहता है, अंतःद्रव्यीय जालिका के नाम जानते हैं। देखिए इसका संरचना जो होता है ना कुछ ऐसे होता है। ये कोशिका है, मान लीजिए कि कोशिका एक प्रकार के, और इस कोशिका के अंदर मध्य में केंद्रक है, और इसी में देखिए कुछ इसका ऐसे संरचना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ इस प्रकार संरचना होता है, पतली नली के समान इसकी संरचना होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संरचना कैसा होता है, तो बोल सकते हैं पतली नली के समान या पतली झिल्ली के समान इसकी क्या होती है, संरचना होती है। जो एक ऐसा झिल्ली होता है, जीवित झिल्ली होता है। कैसा झिल्ली होता है ये, जीवित झिल्ली। अभी बताए थे आप लोगों से कि जो हमारा ऑर्गेनॉइड होता है, ऑर्गेनॉइड के अंदर के जितने भी कोशिका होते हैं सबके सब जीवित होते हैं। तो पतली नली के समान या झिल्ली के समान इसकी संरचना होती है। इसे देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विस्तार देखेंगे तो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक होता है। कोशिका झिल्ली से लेकर यानी कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर, सेल मेम्ब्रेन से लेकर जो हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक तक इसका विस्तार होता है। कहां तक, न्यूक्लियस तक यानी केंद्रक तक इसका विस्तार होता है। और देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका खोज किया था कालमैन, सॉरी कालमैन नहीं, फुलम, क्लाउडे और पोर्टर। तीन व्यक्ति इसका खोज किए थे, फुलम, क्लाउडे और पोर्टर। परंतु देखिएगा ये जो खोज किया गया था फुलम, क्लाउडे और पोर्टर के द्वारा, नामकरण इनके द्वारा नहीं किया गया था। नामकरण जो किया था इसका नामकरण किया था पोर्टर और कार्लमैन, पोर्टर और कार्लमैन के द्वारा नामकरण किया गया था। और ये जो थी इसका खोज किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। फुलम, क्लाउडे, पोर्टर के द्वारा इसका खोज किया गया था, पोर्टर और काल्मेन के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है। फिर उसके बाद देखिएगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लिपिड प्लस प्रोटीन यानी कि हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है, लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पतली नली झिल्ली के समान इसकी संरचना होती है, और इसका विस्तार सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक तक होती है। फुलम, क्लाउडे, पोर्टर के द्वारा इसका खोज किया गया था। पोर्टर और काल्मेन इसका नामकरण किए थे, और ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसे हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटा है इसे, दो वर्गों में। पहला जो है रफ ईआर, दूसरा जो है स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर, रफ ईयर और स्मूथ ईयर। रफ ईयर किसे बोलते हैं, तो देखिए रफ ईयर जो है ये जो हमारे एक प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर देखिएगा बूंदा बूंदा आकार के यानी कि छोटे छोटे कण के आकार में इसमें आकृति पाया जा रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रफ ईयर। और ये जो कण के रूप में दिखाई दे रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम के नाम से जानते हैं, राइबोसोम कहा जाता है इसे, ठीक है, राइबोसोम। और जिस पर संरचना नहीं दिखाई दे रही इसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ ईयर। यानी कह सकते हैं रफ ईयर क्या है, तो रफ ईयर के सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रफ ईयर। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर किसी प्रकार के कण वगैरह नहीं पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं सिर्फ सिंपल होते हैं, जिस पर किसी प्रकार के कण वगैरह नहीं पाए जाते, इसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ ईयर, ठीक है। इसको हम मिटा कर और बढ़िया समझा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेना है तो। तो ध्यान दीजिएगा,
रफ ईयर और स्मूथ ईयर, इसे दो वर्गों में बांटा जाता है। रफ ईयर, तो रफ ईयर क्या है, तो अभी देखें रफ ईयर क्या है। तो रफ ईयर के सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, कह सकते हैं कि रफ ईयर के सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। लेकिन वहीं देखिएगा स्मूथ ईयर पर किसी प्रकार के कण वगैरह नहीं पाया जाता है। और ये जो रफ ईयर होता है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का ये कार्य करता है। लेकिन वहीं देखिएगा स्मूथ ईयर जो होता है, स्मूथ ईयर के ऊपर किसी प्रकार का कण वगैरह नहीं पाया जाता है। और इसका जो कार्य होता है वसा और कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण करना या कंट्रोल करना या नियंत्रण करना बोल सकते हैं। ठीक है, नियंत्रण करना। वसा और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो इसके याद रखिएगा स्मूथ ईयर का कार्य क्या होता है, तो स्मूथ ईयर जो होता है, स्मूथ ईयर के सतह पर राइबोसोम उपस्थित रहता है और इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। लेकिन वही स्मूथ ईयर जो होता है वसा कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आगे देखेंगे तो ये जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं कोशिका के कंकाल तंत्र भी कहते हैं। कोशिका के कंकाल तंत्र भी इसे हम लोग बोलते हैं, कंकाल तंत्र, है ना। कोशिका कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ ईयर और स्मूथ ईयर। रफ ईयर के सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। स्मूथ ईयर पर किसी प्रकार का कण वगैरह नहीं पाया जाता, बल्कि क्या होता है, मुलायम होता है, चिकनी होता है। और इससे इसका जो कार्य होता है वसा और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करना होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे अभी देखेंगे उसमें राइबोसोम के बारे में। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं। मिटा रहे हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ध्यान देते हैं राइबोसोम क्या है। राइबोसोम हेडिंग बनाते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक, हेडिंग बनाइए दोस्त, राइबोसोम क्या है। बन गया हेडिंग। तो ध्यान देते हैं राइबोसोम क्या है। तो ये जो राइबोसोम अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक प्रकार होती है, इसे बोलते हैं हम लोग रफ ईयर। तो रफ ईयर के सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये रफ ईयर के सतह पर पाया जाता है। रफ ईयर के सतह पर उपस्थित रहता है। राइबोसोम को हम लोग सबसे छोटी कोशिका अंगक बोलते हैं। कोशिका के सबसे छोटी कोशिका अंगक भी बोलते हैं। सबसे छोटी कोशिका अंगक का मतलब हुआ कि जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो संरचना होती है, उस संरचना में जो सबसे छोटा कोशिका अंगक होता है, यानी कि सेल ऑर्गेनल जो होता है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल जो होता है हमारा कौन होता है, राइबोसोम होता है। कौन होता है दोस्त, राइबोसोम होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का इसका देखेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम एक झिल्ली विहीन कोशिका अंगक होती है। कैसी होती है, झिल्ली विहीन, यानी किसी प्रकार के इसके ऊपर झिल्ली वगैरह नहीं पाया जाती, झिल्ली विहीन होती है। ठीक है, और ये देखिएगा कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है कि कभी कभी गुच्छा के रूप में, तो कभी कभी सतह के ऊपर, तो कहीं कहीं पर अकेले भी पाया जाता है। कहीं कहीं पे गुच्छा के रूप में होता है, तो कहीं कहीं पर अकेले होता है, तो कहीं कहीं क्या होता है, राइबोसोम के रफ ईयर के सतह पर पाया जाता है। तो जहां पे हमारे गुच्छा के रूप में होता है, चाबी के गुच्छा के रूप में, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम जानते हैं किसे, तो जो गुच्छा के रूप में जो राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम के खोज कौन किया था, राइबोसोम के खोज कौन किया था,
तो रॉबिन्सन के द्वारा इसका खोज किया गया था। रॉबिन्सन के द्वारा इसका खोज किया गया था। रॉबिन्सन तथा एक और व्यक्ति थे, इसका नाम था ब्राउन। ठीक है, ब्राउन के द्वारा इसका खोज किया गया था। ये किस में किया गया था? प्लांट में किया गया था। एनिमल में किसके द्वारा खोज किया गया था? नहीं, जंतु में। इसके जंतु में कौन खोज किया था? तो जंतु में याद रखिएगा जी पोलाइडे के द्वारा इसका खोज किया गया था। जी पोलाइडे के द्वारा इसका खोज किया गया था एनिमल में। ठीक है, नामकरण कौन किया था? तो नामकरण याद रखिएगा रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण जो था, रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। राइबोसोम क्या है? तो रॉफ एयर के सतह पर पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका अंगक होती है। ये समझ लीजिए कि झिल्ली विहीन होता है, और जो गुच्छा के रूप में होता है हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम जानते हैं। यह जो राइबोसोम होता है, हम चर्चा किए थे कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। तो राइबोसोम का जो कार्य होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब प्रोटीन संश्लेषण के कार्य के कारण इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा था प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब प्रोटीन संश्लेषण के कारण इसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। बहुत सारे प्रोटीनों को इकट्ठा करके रखता है अपने पास, जरूरत पड़ने पर एक कोशिका के जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में भी अपना सहयोग करते रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि हमारा राइबोसोम है। और आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लाइसोसोम के बारे में, प्लास्टिड के बारे में, और जो भी हमारा आगे कोशिका अंग है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रहते हैं, अगले क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।